हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 11 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लेक्चर 1 से लेक्चर 10 के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम वेक्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक और न्यूमेरिकल्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। और वेक्टर नंबर 11 सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम वेक्टर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वेक्टर का कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में बेसिकली यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का मल्टीप्लाई आखिर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत आसान है, वीडियो को बारीकी से अंत तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर यदि एक स्केलर क्वांटिटी होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो। अगर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी दे दी जाएगी और एक वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि भैया तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको आंसर स्केलर मिलेगा कि क्या आपको आंसर वेक्टर मिलेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे दिया जाएगा और यदि आपको वेक्टर क्वांटिटी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा स्केलर और वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो भी हमारा रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऑलवेज ट्रू होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा और दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे हमेशा क्या मिलेगी? वेक्टर मिलेगी। ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल है क्या, बता दीजिए। ठीक है एग्जांपल हमारे पास। देखो, मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सब जानते हैं। एक्सीलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबको मालूम है। मास और एक्सीलरेशन का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसका नाम होता है फोर्स। पढ़े थे? तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक स्केलर ने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करके अपने आप को क्या बना दिया? एक वेक्टर बना दिया। हमेशा ट्रू होगी, समझ पाए। एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी दे दिया आपको, वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? x इक्वल टू 2। ये वेक्टर है और ये नंबर क्या है? स्केलर है। यस और नो? वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा? ऑलवेज वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा ना। सिंपल देख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो तो x हो गया, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वेक्टर के साथ। ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ऑफ r की वैल्यू 3i कैप और क्या है ये हमारे पास? 4j कैप। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6i कैप, 3 2 4 जा 8j कैप। तो तुम्हें ओवरऑल क्या मिल रहा है? एक ऐसी क्वांटिटी भैया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो? है कि नहीं? एक स्केलर था, एक वेक्टर था, मल्टीप्लाई कर दिए, फाइनल रिजल्ट जो मिला हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। समझ पाए? इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने आते हैं, समझ गए ना? हमेशा ट्रू होगी ये बात। चलो इतना नोट डाउन कर लो। अब देखना, अब आपने एक स्केलर और एक वेक्टर का तो मल्टीप्लाई करके बता दिया कि आंसर वेक्टर मिलेगा। अच्छा, अब हमारे पास एक बात बताओ तुम लोग, हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने खुद सोचो। या तो हम स्केलर का मल्टीप्लाई कराएंगे वेक्टर के साथ, यस और नो? हमें क्या मिला? वेक्टर मिला। मिला कि नहीं मिला? दूसरा पॉसिबिलिटी बनती है कि तुम स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लाई करा रहे हो। किसका? सॉरी, स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लाई कराओगे, जाहिर सा बात है क्या मिलेगा? स्केलर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? स्केलर। देखो ना भाई, x भी तुम्हारे पास 2 है, ये स्केलर है। y भी तुम्हारे पास 3 है, ये भी स्केलर है। स्केलर यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मल्टीप्लाई करा दो ना तुम दोनों स्केलर का, दोनों स्केलर का मल्टीप्लाई करा दो। 2 3 जा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या मिला? 2 स्केलर होगा तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ये बात हमको पहले से मालूम है। यस और नो?
ठीक है, दो पॉसिबिलिटी तो आपने बता दिया, दो पॉसिबिलिटी आपने बता दिया, समझ पाए। स्केलर स्केलर का मल्टीप्लाई हो गया, स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा भाई, तुम वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करा के बताओ तो, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दो ना, इतना ही पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, एस एस वी वी एस वी, और कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, तो ये थर्ड वाला हमारे पास है, वेक्टर और वेक्टर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, तो सेकंड उतना इंपॉर्टेंट है, सेकंड नहीं लिखोगे क्योंकि सबको मालूम है, सेकंड तो सबको मालूम है। तीसरा पॉसिबिलिटी वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा। यदि भाई तुम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने जाओगे ना, समझ पा रहे हो, यदि तुम एक तरफ ये एक वेक्टर हो गई और ये दूसरी तरफ दूसरी वेक्टर हो गई, अब तुम दो वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कराने जा रहे हो तो क्या होगा मालूम है, परिणाम, रिजल्ट। दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका आंसर दो तरीके से आएगा, आपका आंसर दो तरीके से आएगा। यदि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको फाइनल आंसर स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनल आंसर आपको स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। अब बात आती है, हमें कैसा पता चलेगा कि कब स्केलर मिलेगा और कब वेक्टर मिलेगा, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे सामने अचानक से दो वेक्टर दे दिया गया और बोल दिया गया भाई तुम दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करके दिखाइए, और हमें मालूम है जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर मिलेगा। या हमारे सामने कंफ्यूजन है कि हम स्केलर को कैसे पहचाने और वेक्टर को कैसे पहचाने, कब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कराने पर स्केलर मिलेगा और कब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने पर वेक्टर मिलेगा। सिंपल, यहाँ देखिए, सबसे पहले ऐसा लिख देना है कि वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्केलर मिलेगा या क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अच्छा, स्केलर मिलेगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली वैल्यू होगा, और वेक्टर मिलेगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। होगा कि नहीं होगा, वेक्टर होगी तो मैग्नीट्यूड भी होगी कि नहीं होगी, होगी, और D4 डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अगर भाई तुम वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हो, समझ पा रहे इस बात को, वेक्टर और वेक्टर का तुम डॉट प्रोडक्ट कराते हो, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यदि दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करा देंगे या स्केलर प्रोडक्ट करा देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा के स्केलर आता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का जो ऑपरेटर होता है ये छोटा सा डॉट होता है, छोटा सा क्या होता है, डॉट। ऑपरेटर मतलब समझ रहे हैं, ये वेक्टर, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है कि नहीं कराना है, दो वेक्टर का, तो यहाँ पर छोटा सा बिंदु लगा दूंगा, इसे बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे, डॉट। ये हमारे पास ऑपरेटर है। और क्या मिलेगा बताओ तो इसका आंसर, स्केलर मिलेगा कि वेक्टर मिलेगा, स्केलर मिलेगा, क्योंकि दो वेक्टर का ऑपरेटर डॉट होगा तो आंसर स्केलर मिलेगा। अभी हम सीखने वाले सारे टर्म्स को। इसी बार वेक्टर के सेक्शन में आ जाइए। अगर वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर वेक्टर का कैसा मल्टीप्लाई कराओगे कि वेक्टर मिलेगा, वेक्टर वेक्टर का यदि आप वेक्टर प्रोडक्ट करा दोगे, क्या करा दोगे, वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यदि दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तब आपको फाइनल जो आंसर आएगा वो वेक्टर मिलेगी। और यहाँ पर दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ना तो ऑपरेटर हमेशा क्रॉस होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब एक ऑपरेटर है जिसका नाम है हमारे पास क्रॉस। ये भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब एक ऑपरेटर है जिसका नाम है डॉट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करा लो और आंसर स्केलर मिल जाए? कोई ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है कि दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका रिजल्टेंट वेक्टर है? देखिए, हम जानते हैं ये हमारे पास फोर्स होता है कि नहीं होता, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस होती है। और हमें मालूम है भाई,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हमें वर्क मिलता है। क्या मिलता है? ये बात हमें मालूम है और हम हमेशा पढ़ते हैं, कार्य जो होता है, वर्क जो होता है हमेशा स्केलर होता है। वर्क का कोई डायरेक्शन होता है क्या? वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। खुद सोचो भाई, वेक्टर ऑफ एफ फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन रिजल्टेंट हमें स्केलर मिल रहा है। दो वेक्टर का कौन सा मल्टीप्लाई हुआ है? डॉट मल्टीप्लाई हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। इसी को बोल सकते हैं आंसर स्केलर आ रहा है, इसी कारण ना इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आंसर क्या मिल रहा है? स्केलर। तो इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। तो इस वाले एग्जांपल को तुम ये जो स्केलर आई है ना यहाँ पर लिख देना। जगह की दिक्कत है तो वहां मैं लिख दिया हूं। इस वाले एग्जांपल को यहाँ जूम करो, यहाँ जूम करके लिख दो, ठीक है। चलो, क्या ऐसा एग्जांपल बता दो, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा के आपने स्केलर तो बना दिया, एग्जांपल दे दिया, फॉर्मूला जो हम जानते थे। अब बोल रहे हो कि वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर मिलता है। एक आध फार्मूला इसके बारे में बता दो ताकि थोड़ा फील आ जाए, फिर आगे पढ़ सके। है हमारे पास, देखिए ये फार्मूला ना अभी 11th स्टार्टिंग हुआ है तो अभी नहीं पढ़े होंगे। लास्ट में यानी कि इस चैप्टर के बाद आपको फार्मूला मिलेगा, बस अभी फील लीजिए होता कैसे। देखिए ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होती है ये? पोजीशन वेक्टर। कल ही इसके बारे में डिस्कशन किए थे लेक्चर नंबर 10 में। ये हमारे पास होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। आप जानते होंगे कि मोमेंटम जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम्हें मालूम है इन दोनों से जो भी मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, MOMENTUM, एंगुलर मोमेंट। अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये वेक्टर था जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर, ये भी वेक्टर थी जिसका नाम क्या था? मोमेंटम। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर। देखो ये लीनियर मोमेंटम, तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम एक लाइन में काम करती है और एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में एंगल बना के। यस और नो? तो भाई फाइनल आंसर वेक्टर मिला है ना, तो कंफर्म है ये दोनों वेक्टर के बीच कैसा प्रोडक्ट हुआ है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। और फाइनल आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने की वजह से इस क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमारे पास कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें दो चीज है, एक D फॉर डायरेक्शन भी होगा और M फॉर इसमें मैग्नीट्यूड भी होंगे कि नहीं होंगे? अभी आप ये एग्जांपल पहली बार देख रहे हैं। आपने तो ये वाली एग्जांपल देख लिया था, स्केलर वेक्टर वाला। डॉट प्रोडक्ट कभी आप जानते थे? यस और नो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, F डॉट D इज इक्वल टू वर्क, ये भी जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते, नया चीज था, आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इस टाइप से वेक्टर प्रोडक्ट होगा। चलो अभी हम सिर्फ इतना जाने थे कि हमें क्या करना था, दो वेक्टर क्वांटिटी, दो स्केलर क्वांटिटी एक कॉम्बिनेशन बना के मल्टीप्लाई करके देखना था कि फाइनल आंसर क्या मिलता है। तो हमने सीखा स्केलर वेक्टर का फाइनल आंसर वेक्टर। SS कॉम्बिनेशन बना दिए तो SS फालतू बकवास चीजें पहले से मालूम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। V और V कॉम्बिनेशन बना दिए, V फॉर वेलोसिटी नहीं, V फॉर वेक्टर। वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना दिए तो दो रिजल्ट मिला, या तो स्केलर का डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में। तो और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या दो वेक्टर के या स्केलर के मल्टीप्लाई और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। बनेगा क्या? हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यानी कि इस वीडियो के नेक्स्ट पेज में जस्ट इसके बाद ये सीखने वाले हैं बारी बारी से कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सीखेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्मूला है, कहां से आया, क्या केसेस हैं।
वीडियो में बारीकी से सीखने वाले। तो चलती है नेक्स्ट स्लाइड पर और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में बेसिकली हम सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख चुके हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कराएंगे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, अभी अभी हम डिस्कस किए थे। लेकिन क्या फॉर्मूला इस स्लाइड में पूरा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे दो वेक्टर का तो हमेशा स्केलर मिलेगा भाई। स्केलर है मतलब एकदम शब्दों में बोल सकते हो, साफ शब्दों में स्पष्ट है कि नो डायरेक्शन ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आते, मान लेते हैं ये पहला वेक्टर है। ये मान लिए हम एक वेक्टर ए बना लिए, एक वेक्टर बी मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास एक वेक्टर बी है, ये भी बना लिया। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ये थीटा है। क्या है? थीटा। ये वाला एंगल भी बन रहा है, लेकिन ये एंगल की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें दो वेक्टर के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। यस और नो? और ये बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल यानी कि ये 360 माइनस थीटा वाली है। ये लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसे रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्स एंगल। 360 माइनस थीटा को रिफ्लेक्स एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, क्लास 9th में था ये। ठीक है ना? और बहुत सारे कंडीशन थे, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ये हो गया। हम करेंगे वेक्टर ए और इस वाली वेक्टर बी, इन दोनों का हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कर दिए डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, क्या फॉर्मूला बनेगा? तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये बोलता है कि यदि तुम इफ यू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तब आपको इक्वल में इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी का मल्टीप्लाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। साथ ही साथ दो वेक्टर के बीच जो एंगल बना है थीटा एंगल, इसका कोसाइन लेना है। क्या लेना है? कोसाइन। कोसाइन यानी कि कॉस वाली थीटा लेना है। क्या लेना है हमें? कॉस वाली थीटा के इक्वल होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला बन गया। फिर से सुनिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है कि तुम जिस भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा इसका कॉस लेना है। क्या लेना है? कॉस। मॉड ऑफ ए ये हमारे पास स्केलर है कि नहीं है? स्केलर है। ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है कि नहीं है भाई? स्केलर है। कॉस थीटा भी तो वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो ये भी क्या है? स्केलर है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या मिला? स्केलर मिला। दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है भाई। इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर मॉड लगा है या मॉड को हटा दो, कोई जरूरी नहीं है भाई। डायरेक्ट तीर का निशान नहीं है ना, तीर का निशान नहीं है तो मैग्नीट्यूड ही तो है। ये हम तो पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैग्नीट्यूड ही तो मिलेगा। तो सारे मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड। हाँ, लेकिन इधर लगाना पड़ेगा तुम्हें तीर का निशान, इधर लगाना पड़ेगा भाई। इधर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो इधर बताना पड़ेगा कि दो वेक्टर कौन कौन से हैं, ये बताना पड़ेगा तुम्हें। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकती हैं। यहाँ पर लिख सकते थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी। कौन सा एंगल भाई? स्मॉलेस्ट एंगल ना, सबसे छोटा एंगल लेना है वेक्टर ए और वेक्टर ऑफ बी के बीच का। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी। यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल है। कैसा एंगल है? स्मॉलेस्ट, यहाँ पर लिख लेना स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, इतनी बात कर ली हम। चलो ठीक है, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा छोटे वाले स्लाइड में यहाँ पर छोटा सा सेक्शन बना रहा हूँ मैं।
ये बना दिया। ये मान लेते हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, भर नहीं लो, बॉडी है। इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, इधर की ओर फोर्स लग रही है, इधर 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 इधर, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रही है, मान चलो इस बॉडी पर, ठीक है, लग रही है फोर्स। फोर्स का ना मैं बता देता हूं कि मैं ना 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का। और फोर्स लगने पर ये डिस्प्लेस हो जा रही है, क्या हो जा रही है, क्या हो जा रही है, डिस्प्लेस हो जा रही है। डिस्प्लेस कितना मीटर, 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर। डिस्प्लेस यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, ये फोर्स यानी कि वेक्टर है कि नहीं है कि नहीं है। फोर्स लगी भैया 10 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना मीटर हो गई, 2 मीटर। कितना एंगल बना है, मान लेते हैं एंगल यहाँ पर 60 डिग्री, कितना डिग्री, ठीक है। चलो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कराओ, क्या कराओ, डॉट प्रोडक्ट। अब हमें मालूम है ये वेक्टर ऑफ एफ है, यस और नो है, ये वेक्टर ऑफ है, और ये क्या है, वेक्टर ऑफ डी है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर ऑफ डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कैसा प्रोडक्ट कराओ, डॉट प्रोडक्ट कराओ। तो क्या होता है भाई आंसर, एफ डी कॉस थीटा, बोलो यस और नो, होता है कि नहीं होता है। वेक्टर ए वेक्टर बी था तो ए बी कॉस थीटा, वेक्टर एफ और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है तो एफ डी कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। एफ की वैल्यू हमें मालूम है, कितना दिया एफ की वैल्यू, 10, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, फोर्स में मैग्नीट्यूड 10 दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ। थीटा, थीटा दिया हमें 60 डिग्री, यस और नो, थीटा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ये 10 इंटू 2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, कितनी होती है, 1/2। 2 ने 2 को मारा, ठीक, हमें क्या मिला, 10 मिली, क्या मिला, 10 मिला, 10 न्यूटन मीटर, क्या मिला, 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया, मीटर। ये 10 न्यूटन मीटर। हमें सिर्फ क्या मिला भैया, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, कोई डायरेक्शन वगैरह। अब पूछो इससे डायरेक्शन क्या है, बॉडी किधर किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, डायरेक्शन की बात, वो शिफ्ट हो रही है 2 मीटर। डायरेक्शन की बात करेंगे क्या हम यहाँ पे, नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं है कुछ भी, फोर्स का अपना डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन है। अब बोलोगे रिजल्टेंट तो निकला, इतना निकला, यस और नो, उसका डायरेक्शन बताएंगे क्या, मल्टीप्लाई का डॉट प्रोडक्ट का नहीं है इसका डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, वर्क हो गया। चलो रोक दे रहे वीडियो है। चलो अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर। तो इस पार्ट को करता हूं मैं साफ, और हम फाइनली आगे बढ़ेंगे स्पेशल केसेस के ऊपर, ठीक है। स्पेशल केस बनाते हैं तो बनाते क्यों, देखो भाई हमारा फॉर्मूला ना जिन चीज़ों पर डिपेंड होता है ना, तो उस चीज़ को अगर चेंज करेंगे बारी बारी से तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी के बेस पर हम स्केलर केसेस बनाते हैं। जैसे खुद सोचो ना भाई, 2 वेक्टर दिया रहेगा, हमें तो 2 वेक्टर दिया रहेगा, अब 2 वेक्टर के बीच में तुम एंगल बदलोगे तो जाहिर सा बात है तुम्हारा फाइनल वाला मैग्नीट्यूड बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, है ना। लेकिन एंगल बदलने पर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसलिए हम केसेस बनाते हैं। कई कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हमें याद करने पड़ते हैं डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्रोचेस लगाने के लिए। चलो 2 वेक्टर के बीच के एंगल में थीटा रख दिया, 2 वेक्टर के बीच के एंगल थीटा है, डॉट प्रोडक्ट वाला बात चल रहा है अभी, समझ पा रहे इस बात को। तो वेक्टर ए और वेक्टर बीच के एंगल थीटा है, तो सोचो ना वेक्टर बी जूम 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 करके एक के ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा भाई, चढ़ेगा कि नहीं, यस और नो। वेक्टर बी ऐसे आएगा और ये वेक्टर ए के पास आएगा कि नहीं आएगा, टच होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ए बी कॉस 0 होगा कि नहीं होगा, देखो ना भाई यहाँ पे ए बी कॉस थीटा था ना, डॉट प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिला, क्या मिला, मॉड ऑफ ए बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ही तो है, मॉड से बाहर ए बी तो होगा, यस और नो। अब हम ए बी पढ़ चुके, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है
ये सब कितनी होती है मैक्सिमम 1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो कॉस में मैक्सिमम कितने पर मिलता है भाई? थीटा बराबर 0 डिग्री पर मिलेगा ना, मिलेगा ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी ना, होगी। तो दो वेक्टर का यदि आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में हमारा आंसर सबसे मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी जो है सबसे मैक्सिमम हो। कैसा है भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी ना मैक्सिमम है। तो पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराने पर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराने पर हमें फाइनल आंसर मैक्सिमम कब मिलता है? तो हमारा जवाब होगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तब हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इससे मैक्सिमम और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री को छोड़ के तुम कुछ भी रख दो, मैक्सिमम मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। सेकंड केस हमारे पास है, तुम दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना रख दो? 180 डिग्री रख दो। क्या रख दो? 180 डिग्री। क्या रख दो? क्या रख दो? दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री रख दो। देखो 180 डिग्री रख रहे हैं तो हमें मालूम है भाई वो एंटी पैरेलल का केस है। कैसा केस है? दो वेक्टर के बीच 180 डिग्री है तो एक वेक्टर इधर दुड़ुम से भागेगा और एक वेक्टर इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, यस और नो। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। हम पढ़े थे निगेटिव ऑफ वेक्टर, बोलते थे ना, बोलते थे। दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री, यानी कि वो एंटी पैरेलल है। कैसी है? एंटी पैरेलल। और 0 डिग्री है तो क्या है वो? मैक्सिमम। ठीक है ना। चलो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। तो -1 होगा तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो है ही, इसकी वैल्यू -1 आई तो माइनस सामने में आ गया, यस और नो। तो हमें क्या मिला? माइनस ऑफ ए बी। अब cos 180 डिग्री -1 आया और cos की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 180 डिग्री आई। तो ये हमारे पास -AB मिनिमम वैल्यू है। क्या है? तो पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो आपको मिनिमम वैल्यू कब मिलती है? हमारा सिंपल सा जवाब होगा भैया कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू तब मिलती है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, यानी कि एंटी पैरेलल होंगे दोनों वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। समझ पा रहे इस बात को? एंटी पैरेलल का केसेस है। निगेटिव मिला है भाई, समझो निगेटिव मिनिमम, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस देखो भाई, ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है? पैरेलल वाली। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? एंटी पैरेलल। और कब है भाई ये सब चीज? डॉट प्रोडक्ट पर है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट पर सारा चीज चेंज रहते हैं, हमेशा याद ना। डॉट प्रोडक्ट पर पैरेलल कब होते हैं? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंटी पैरेलल थीटा 180 डिग्री। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल होता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू देता है। डॉट प्रोडक्ट में एंटी पैरेलल मिलेगा लेकिन वो निगेटिव वैल्यू देगा, यस और नो। मिनिमम ना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट केस भाई, इसको ज्यादा याद नहीं रखने तुमको। देखो क्वेश्चन बनते हैं ना डॉट प्रोडक्ट से तो आपको पैरेलल एंटी पैरेलल ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ इसमें याद रखो कि जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो मैक्सिमम मिनिमम कब कब मिलता है? थीटा बराबर 0 पर मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 180 पर मिनिमम। बस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही से आता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्या है? यानी कि एक वेक्टर ये इधर भागा तो वेक्टर भी इधर भागा और थीटा कितना मिला? 90 डिग्री। यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रख दो cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। cos 90 डिग्री 0। तो आंसर भी क्या मिलेगा? आंसर भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो पेपर में आएगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना मिलता है? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0। तो पेपर में ऐसा देगा कि प्रूफ कीजिए कि दोनों वेक्टर, प्रूफ करके दिखाओ कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए का वैल्यू दे देगा i कैप प्लस 2j का प्लस 3 कैप। वेक्टर बी की वैल्यू दे देगा कुछ भी 3i कैप माने 2j का माने प्रो वगैरह कुछ भी दे देगा और बोलेगा भाई तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसा बोलेगा क्वेश्चन
तो हम क्या करेंगे, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री ला देंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। या सिंपल सा सवाल है भाई, एंगल नहीं निकाल पाए तो दूसरा सवाल है, दूसरा ऑप्शन है, एक वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप, वेक्टर ए की वैल्यू दिया रहेगा, वेक्टर बी की वैल्यू दिया रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, कुछ भी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप, वेक्टर ए का वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, वेक्टर बी का वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा और आंसर मुझे 0 मिल गया तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या सुनो कि ये दोनों का आंसर 0 मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो कंफर्म 0 मिलेगा। समझ पाया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल अगर 90 डिग्री आ गया डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से तो परपेंडिकुलर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करा दिए और पूरा फाइनल आंसर 0 आ गया तो भी क्या है वो परपेंडिकुलर। तो 3 केसेस बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतने लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पेज में इसके आगे का हम डिस्कशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के इस कंडीशन में आगे बढ़ती और नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम ये सीख रहे हैं पर्टिकुलर कि डॉट प्रोडक्ट आखिर कौन कौन सा प्रॉपर्टी रखता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट सच में सेटिस्फाई करके दिखाता है। तो कुछ मेजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो डॉट प्रोडक्ट वाकई में सेटिस्फाई करके दिखाता है और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसको अप्रोच करेंगे, डायरेक्ट इसको लगाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहले नंबर में जो होते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज सेटिस्फाई बी कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज सेटिस्फाई बी कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। कैसे, देखो कम्यूटेटिव लॉ इनटू के रिस्पेक्ट में भी होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मिलता है, इनटू वाला रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और कम्यूटेटिव का मतलब होता है भाई तुम अल्टी पल्टी, क्या होता है कम्यूटेटिव मतलब अल्टी पल्टी, पलट दो। तो ए से बी को मल्टीप्लाई कराओ, चाहे बी को पलट के सामने में लिखो, ए को पीछे में फेंको, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन होता ना तो कभी इक्वल नहीं होता, ये मैग्नीट्यूड है इसी वजह से इक्वल हो रहा है। ये प्रूव करके दिखाओ, फील नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, डायग्राम बना के दिखाओ, बनाते हैं। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है, कैसे, डायग्राम देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ सीखने वाली चीज है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और जो एंगल होता है भाई थीटा, ये ए से है ना, ए से बी की ओर, देखो एरो बना रहा हूँ, ये एंगल कहाँ, ए से बी, यहाँ जो थीटा एंगल ले रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कैसे लेते हैं, घड़ी टुक 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 ऐसे भागती है, लेकिन हम थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यस और नो। ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा 360 माइनस, ठीक है। तो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में ए बी कॉस थीटा, ये थीटा कहां से भाई, ए से बी है कि नहीं, ऐसे है ये थीटा, ये हो गया। अब देखो वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए किया, देखो अब ये वेक्टर ऑफ बी, अच्छा, और हम लिखे यहाँ वेक्टर ऑफ ए, ओ सीट, तो क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्या हो गया बी ए कॉस थीटा हो गया। बी ए क्या है, ये थीटा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये बी ए कॉस, देखो यहाँ पे तो कैसे आया ये बता रहा हूँ, बी ए कॉस थीटा है, देखना कैसे आया, समझो यहाँ पे, ये बी ए हो जाएगा जो कॉस, अब थीटा नहीं रहा, अब बी ए में बी ए कॉस थीटा नहीं रहा, ए बी गए ना तो ए से बी, ये थीटा क्या एंटी क्लॉकवाइज जाओ भाई तुम, जब ए बी कॉस थीटा कराते तो ये एंगल है ए बी डॉट प्रोडक्ट में ना, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे ऐसे एंगल के तो ऐसे ही जाना भाई, ऐसे आगे बढ़ गया, अब जाऊंगा मैं ऐसे, ये देखो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना एंगल है 360 माइनस थीटा है ना, यहाँ पर लिखेंगे 360 माइनस थीटा। अब बोलोगे एंगल तो हमेशा स्मॉलेस्ट लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, लेकिन 360 माइनस थीटा ये तो 180 से बड़ा हो जाएगा, अगर थीटा 30 डिग्री हो जाएगा तो 360 माइनस 30 330 डिग्री हो गया। ये तो बात गलत हो रही है, लेकिन रुको भाई साहब, अभी बात गलत नहीं हुई है,
360 माइनस थीटा रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी ए कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? तो तुम बताओ क्या बात गलत हुई? अभी भी एंगल कितना मिला? थीटा मिला कि नहीं मिला? बस अप्रोचेस अलग था यहाँ पर बस। तो ये मत सोचना कि थीटा जो है इसकी वैल्यू भाई कभी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी स्मॉलेस्ट, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी 180 डिग्री ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैं ले भी लिया हूं तो आंसर मुझे यही मिला। मिला कि नहीं मिला? ये छोटा वाला थीटा है ना। तो इसको देखो भाई और इसको देखो, क्या दोनों का आंसर सेम आया? आया, आया ना। ए बी कॉस थीटा ये भी तो मैग्नीट्यूड है, बी ए कॉस थीटा भी क्या है? मैग्नीट्यूड है भाई, मैग्नीट्यूड। ये 3 है, ये 4 है, ये भी 3 है, ये 4। आंसर तो सेम ही मिलेंगे ना, मैग्नीट्यूड है। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर दिए, एक डायग्राम में दोनों सेटिस्फाई करना है, एक डायग्राम में दोनों प्रूफ कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ये याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर, और एकदम सिंपल है यार, कोई बोले या ना बोले हमें मालूम ही नहीं होता कितना है। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो मिलता है, तो मैग्नीट्यूड तुम आगे पीछे कर दो ना, क्या दिक्कत, आंसर तो वही मिलने वाले बराबर होंगे। डायरेक्शन होता तो बात अलग होती, होता कि नहीं होता? डायरेक्शन सब चेंज हो जाता है, दुनिया एक हो जाती है, अलग हो जाता है, एक नहीं। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। तो इनटू को बांटना है प्लस में, ऐसा है, इनटू को बांटना है प्लस में। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि ए अभी अकेला है, बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, साझा करेगा प्लस में, या सो नो। ए सी के साथ साझा करेगा, बट रहे कि नहीं बट रहे, इसलिए नाम पड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो एकदम सीक्वेंस में जाना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या लिखोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो गया, ठीक है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है भाई? जब इनटू होता है और प्लस भी होता है। और खाली ऐसा ऐसा हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगे क्या भाई? इनटू भी आना चाहिए, प्लस भी आना, तभी तो बटेगा। क्या इनटू बट रहा है प्लस में, ऐसा है ना। तो इनटू आया, प्लस वाला भी पार्ट आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। सीक्वेंस में कराना हमेशा, कैसे सीक्वेंस में? सीक्वेंस बारी बारी, हौले हौले। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट डी हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। हाँ हो गया रे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर ए प्लस बी सारा चीजें सब डिस्ट्रीब्यूटिव घुल मिल गया आपस में एक दूसरे से, मस्त मजे में, हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। डॉट प्रोडक्ट करो वेक्टर का, वेक्टर का क्या करो तुम? डॉट प्रोडक्ट करो। इटसेल्फ खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर तुम्हें स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट करो। खुद है, खुद है, खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? स्क्वायर। क्यों? देख लेते हैं। तुम खुद जानते हो भाई, अगर इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा? ए कॉस 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? वेक्टर ए और वेक्टर ए सेम ही है ना, तो एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। ये वेक्टर ए तो ये भी क्या है? सेम है कि नहीं है? बोलो ना भाई, है ना। एंगल कितना बना है? 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है? 1। पढ़े थे अभी, पढ़े थे ना, या सर पढ़े थे। तो क्या मिलेगा भाई? ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तुम सेम वेक्टर होंगे तो सोचो ना, सेम वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम करेगा ना, पैरेलल है ना दोनों, 0 डिग्री मिलेगा ना। फील नहीं आ रहा है? आएगा भी। इसको पकड़ो, इसके ऊपर चढ़ा दो। कितना डिग्री है भाई एंगल? 0 डिग्री, ठीक है। तो बार बार तुम्हें ऐसा नहीं करना है, एकदम याद रखो। डॉट प्रोडक्ट में सेम का खुद से ए स्क्वायर, ठीक। बी मिल गया, वेक्टर बी और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या लिखो? बी स्क्वायर लिखो। बार बार ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे, हमें मालूम है दोनों वेक्टर भी 0 डिग्री बना है, या सुनो। और कॉस 0 1 होती है, कोई दिक्कत है?
नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो क्या इसके बारे में कुछ जवाब दोगे आप? इसके बारे में जवाब मिलेगा हमें? ये वेक्टर आई कैप और ये भी क्या है? ये भी तो वेक्टर है कि नहीं? स्पेशल नाम है यूनिट वेक्टर। सेम का सेम से आई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, करके देखते हैं। मॉड ऑफ आई और ये cos 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई? आई कैप उसी डायरेक्शन में, दूसरा वाला भी एक्स में, पहला वाला भी एक्स में, सेम ही है ना। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो आई कैप का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और भाई हमें तो मालूम है यार, डायरेक्ट लिखो ना, छोड़ो हटाओ, ये डायरेक्ट बना दो, डायरेक्ट करो। आई कैप की वैल्यू 1, इस आई कैप की वैल्यू 1 क्या होगा ना। इस केस में मालूम नहीं तो भाई कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है। इस कंडीशन में तो एकदम ट्रू मालूम, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये यूनिट वेक्टर है भाई, एक्स डायरेक्शन वाली। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है ना, तो एक का स्क्वायर तुम्हें एक ही मिलेगा ना। ठीक है, इसी प्रकार तुम जे कैप और जे कैप की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। के कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दो सेम टू सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तुम करोगे तो हमेशा एक मिलेगा। क्यों एक मिल रहा है तुमको मालूम है भाई? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनता है और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, तभी वैल्यू क्या मिल रहा है? 1। और यूनिट वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, पहली बात तो। ठीक है, और एंगल कितना बना भाई? यहां पर भी लिख दो, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में अलग रूल हो जाएगा, पहली बात बता रहा हूं, ये सारा चीज क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट याद रखना, खुद से खुद का मल्टीप्लाई स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई 1 दिमाग में जहन में डाल लो। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ना है, हल्के से फील लेना है। अभी रुको, इसको ना हम चौथा पॉइंट का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? चौथा पॉइंट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई बता दो, यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बता दो क्या मिलेगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बता दो क्या मिलेगा। इतना काफी नहीं था क्या? इतना तो बताया क्या मिलेगा। अच्छा, अगर ये आई कैप आ जाए और जे कैप आ जाए तब आपका क्या ख्याल होगा, है ना। ये तो हम पढ़ लिए थे, सेम थे, तो 1 आ गया। अब अलग अलग आ गया। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है हमें मालूम है, एक्स डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर का स्पेशल नाम आई कैप, वाई डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर का स्पेशल नाम जे कैप, और जेड डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर का स्पेशल नाम के कैप। इसी को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर था, सेम टू सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 मिला। अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आया तो क्या मिलेगा? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस नहीं भाई, क्रॉस में सब चेंज हो जाएगा। पहली बता रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट याद रखो, स्केलर प्रोडक्ट बोलो प्यार से, ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई और जे और cos 90 डिग्री, यस और नो। क्योंकि आई कैप और जे कैप क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर भाई, सोचो ना, यस और नो। ये होती है आई एक्स डायरेक्शन, ये होता है हमारे पास वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कौन काम करता है? यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई डायरेक्शन में कौन काम करता है? जे कैप। दोनों के बीच कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है भाई? 90 डिग्री है कि नहीं है? तो ये है, हम जानते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सारा चीज 0 हो गया, सारा चीज 0। आई कैप जे कैप के कैप ले लो तुम, जे कैप के कैप की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 0। के कैप और आई कैप की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 0, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर है। cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यूनिट वेक्टर का अपने आप से मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर 1, यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं ना। ऑर्थोगोनल का पहले ऑर्थोगोनल का कि दूसरा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि
डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं और एंगल 90 डिग्री और cos 90 0। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट का पूरा डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अब प्यारा प्यारा हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नहीं करेंगे न्यूमेरिकल सवाल, करेंगे हम कल की वीडियो में, ठीक है। या कल सॉल्व नहीं करेंगे तो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट सीखने के बाद सेपरेट वीडियो में दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।